गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ब्लॉग लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पर, राजनीति में, समसामयिक विषयों में और विज्ञान में कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। यह हमने देखा कि ब्लॉग लेखन के द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह ब्लॉग लेखन बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। लोगों को उसका महत्व स्पष्ट हुआ है और लोग जहाँ पर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, ब्लॉग लेखन एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है और बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम हुआ है। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ब्लॉग लेखन का तात्पर्य क्या है, किस लिए वह किया जाता है। इंटरनेट महाजाल के कारण यह सारी जो ज़रूरतें हैं हमारी बढ़ गई है, मांगे बढ़ गई है और नई नई आधुनिक विज्ञान हमें वहाँ पर होना चाहिए। ब्लॉग लेखन की खोज किसने की? जस्टिन हॉल, जॉर्ज बर्गर। और भारत में वह 2002 के बाद ब्लॉग लेखन प्रारंभ हुआ। यह उसके बाद हमने देखा कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसी है। वह एक तकनीकी माध्यम है, यह हमने देखा। उसके आवश्यक गुण कौन कौन से हैं वह हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आगे हमें देखना है कि ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानियां हम बरतेंगे तो हमारा ब्लॉग लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो हम उसकी तरफ अभी देखते हैं। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक भाषा किसे कहेंगे? तो शुद्ध भाषा, भाषा का शुद्ध रूप, जिसे प्रमाणित किया गया है, वैज्ञानिक भाषा है, जिसका पुस्तक में लेखन करते समय उसका शुद्ध रूप हमारे सामने जो आता है उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। बोली भाषा में बोलने जाने वाली बातें और लिखावट में लिखी जाने वाली बातें बहुत ही उसमें फ़र्क महसूस होता है। इसलिए जो लिखित रूप है और शुद्ध भाषा का रूप है उसे मानक भाषा कहा जाता है। तो वह मानक भाषा का प्रयोग ब्लॉग लेखन में किया जाता है, शुद्ध भाषा का प्रयोग। वैकरणिक अशुद्धियाँ ना हो, वैकरणिक दृष्टा हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण की गलतियाँ उसमें नहीं निकलनी चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। लेखन की स्वतंत्रता करते समय या स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते समय कुछ भी लिखने का, यानी हमारे मन में जो आएगा वो हम लिखेंगे, ऐसी अनुमति वहाँ पर नहीं दी जाती है। अनुमति पत्र नहीं मिलता है। जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है, भाषा का शुद्ध रूप और व्याकरणिक दृष्टा सब कुछ लिखा हुआ शुद्ध होना चाहिए, उसे ही वहाँ पर अनुमति दी जाती है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। किसको टालना है? आक्रामकता यानी खराब शब्दों का प्रयोग, अलिच्छ शब्दों का प्रयोग, या किसी को बुरा भला कहना, किसी को अच्छा नहीं कहना, ये इसके लिए जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं उन जैसे शब्दों का प्रयोग ब्लॉग लेखन में बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं बोलना चाहिए। समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रखना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं।
बिना सबूत के कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, आरोप नहीं करना चाहिए, वह गलत है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। इसलिए जो भी हमें करना है, बोलना है, वह अच्छे शब्दों में ही होना चाहिए। किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। गंभीर अपराध उसे कहा जाता है। और फिर पाठक ऐसी बातों को नहीं पढ़ते हैं, टालते हैं, गंभीर नहीं लेते हैं। इसलिए ब्लॉग लेखन की आयुष्य की मर्यादा जो है वह बहुत कम हो जाती है। इसलिए गंभीरता से पढ़ने के लिए वहाँ पर सही सही शब्दों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखना चाहिए, पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक होते हैं। जितने लोग हमारी बातों को पढ़ेंगे वही लोग हमारी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, वह हमारी सिफारिश करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यह सिलसिला जो है वह बढ़ता रहता है और चलता रहता है। इसलिए यदि हमें हमारी प्रसिद्धि करनी है, हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें कभी भी खराब शब्दों का, खराब बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब बातें अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखक अपने प्रसार कैसे करेंगे? ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा उसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक है तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। प्रचार प्रसार कैसे करना है? समाचार पत्र के द्वारा, फेसबुक पर विज्ञापन देकर, व्हाट्सएप पर एसएमएस देकर, हर तरह से हम ब्लॉग लेखन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ क्या होता है? देखिए, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा समझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली होती है, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों से लिए राजनीतिक विषयों को लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में होता है। ब्लॉग लेखन को अच्छा प्रतिसाद मिलता है। राजनीतिक विषयों के लिए तो और भी अधिक अच्छा भी प्रतिसाद मिलता है। ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथनात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। उन्हें बड़ा ही महत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए ब्लॉग लेखन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सभी प्रसार और प्रसार माध्यमों में आदान प्रदान की जगह पर तथा जो सारे वाचक हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले, वह लोग ब्लॉग लेखन को अधिकाधिक महत्व देने लगे हैं और दिन ब दिन और उसका महत्व बढ़ने वाला है। इसलिए लेखक ने हमें उसके बारे में जानकारी देने की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की और उन्होंने हमें दिया है। अभी ब्लॉग लेखन देखिए कैसे होना चाहिए, उसका एक उदाहरण उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। महात्मा गांधी, जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। अभी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे
हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। अभी देखिए ब्लॉग लेखन कैसे होना चाहिए, उसमें कहावतें, लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए और इस तरह से वह लिखा जाता है। उसका एक नमूना हमारे सामने है। देखिए जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी, उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में अपना अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का उनका संदेश भाया, तो किसी को शादी का समर्थन करने वाले, स्वयंपूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो कोई किसी को उनका संगठन का रूप प्रभावित करता है। देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी कैसे हैं, लोगों को गांधी जी कैसे कैसे रूप में अच्छे लगते थे, वह उन्होंने हमें बताया। उसके बाद वह हमें बता रहे कि महात्मा गांधी जी निडरता से सब काम करते थे, कहीं पर भी डरते नहीं थे। उनका व्यक्तिमत्व बहुत ही प्रभावशाली था। संग कोई उनकी निडरता से परिचित नहीं था। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी के विचार यानी उनको जीवन की प्रेरणा है, उन्हें ऑक्सीजन मिलता है उनकी बातों से और वह और अच्छा कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि हमेशा अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को यदि जीतना है तो उसे प्यार से जीता जाता है, उससे झगड़ा कर कर नहीं वाला विचार पसंद करते हैं। संक्षेप में महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से ही एक लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर्श सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाला महात्मा गांधी के सम्मुख बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते हैं। इसलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय है। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी वही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सकते, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की।
जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए यह संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को असहयोग भी करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत कातो तथा स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। महिलाओं से भी उनका वही कहना था कि सूत कताई पर कपड़े बनाए, गांव के लोगों को बेचे और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहे। गांधी जी ने महिलाओं को क्या कहा कि तुम सक्षम बनो, चरखे पर बैठो, सूत कातो, सूत काटने से कपड़े तैयार करो और कपड़ा तैयार करके अपने ही गांव वालों को बेचो और 4 पैसे कमाओ, अर्थार्जन करो और अपने पैरों पर खड़े रहो। यह गांधी जी की सलाह थी महिलाओं के लिए। गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना था। गांव में जो पाठशालाएं खोली गई थी उसमें प्राथमिक शिक्षण सभी को लेना जरूरी है, ऐसा वह हमेशा सोचते थे, कहते थे। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी की अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। इस बात को बिना किसी भ्रांति भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला है। वह हमेशा क्या कहते थे कि निर्भय बनो, किसी से मत डरो, स्वयं सिद्ध हो जाओ, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं सारे काम करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ। यह वह हमेशा हमें कहते थे। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती है तो लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए वे लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। नागपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम है। साल भर में 2-3 बार वहां जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। यह मेरा अनुभव रहा है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आए थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में आया था। क्या करे लेखक इस लेख में कि महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए थे। वह सारे युवा थे और युवा वर्ग अपनी सारी समस्याओं को लेकर, अपने सारे मतों को, विचारों को लेकर वह गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। सेवाग्राम की जमीन, वहाँ की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पदस्पर्श से पुनीत हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं। इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। गांधी जी बता रहे कि देश विदेश में देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए,
इसलिए मैं देश विदेशों में किसी न किसी काम की वजह से घूमता ही था। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि में आया हूँ, पवनार की भूमि से आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मानपूर्वक हुआ है। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ है। जर्मनी की एक यात्रा में आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ है। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर है उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। अभी वह जर्मनी की यात्रा में गए थे, वहाँ का अनुभव लेखक हमें बताना चाह रहे हैं गांधी जी के माध्यम से कि वहाँ पर उन्हें कौन से अनुभव आए। यहूदी जू लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई, वे यातना घर उनकी यातनाओं के स्मारक है। उन यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियाँ क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। उन यातना घरों को देखते समझ हम अंतर्बाह्य टूट जाते हैं। ऐसे ही एक यातन घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों से आंसू आ गए, जैसे उनके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हो? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी जी के देश में आए हैं? सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैं उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। वह अभी जो महिला है वह भारत स्वतंत्र होने के समय लोगों को कैसी तकलीफ़ें हुई, उसमें उसके दादाजी और माँ को कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी और अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। वह उन्हें कहती है, गांधी जी को, कि आप भारतीय हो, भारत से आए हो। तो वह बहुत ही खुश हो जाती है, फूले नहीं समाती है और वह अपनी माँ और दादाजी के शिकार होने का कारण लेखक को बताती है। परिणाम था वह बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंततः मैं विदाई के दौरान उससे कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए आपके माता पिता इसी क्रूरता से बच जाएंगे। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख में नतमस्तक हो गया। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व हुआ है। अभी यह जो ब्लॉग लेखन का एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने लेखक ने रखा, उसमें उन्होंने महामानव महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। महात्मा गांधी जी की विशेषताएं क्या थी, उनका कार्य कैसा था, वह किस कारण प्रसिद्ध हुए, उनका कार्य कितना सफल रहा और आज तक भी उस कार्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लॉग लेखन लिखा जाना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर इस ब्लॉग लेखन के लिए अलग अलग विषय आपके
टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 99 पर 99 पर व्यवहारिक प्रयोग पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या है, ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालना है। व्यवहारिक प्रयोग, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए और ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया कैसी है, उसकी ब्लॉग लेखन आवश्यक सावधानियाँ कौन सी है, उन संकेतों का पालन हमें करना चाहिए। ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। सामाजिक स्वास्थ्य का विचार होना चाहिए, वह सामाजिक विघातक न हो, यानी समाज को ठेस पहुंचाने वाला या समाज को समस्या पहुंचाने वाला ब्लॉग लेखन नहीं होना चाहिए। ब्लॉग लेखन के प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। यह सारी बातें लेखक ने हमें यहाँ पर समझाकर बहुत सारी बड़ी जानकारी हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लॉग लेखन का विषय पूर्ण हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको यह स्वाध्याय पूर्ण करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्लॉग लेखन पूर्ण होता है। थैंक यू सो मच।